पिछले क्लास में मैंने बताया था PLDT। PLDT स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक, यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। क्लियर है, कौन कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हर एक काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको चाय बनाना है ना, तो उसके लिए भी तो प्रोसीजर है ना, कि पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। तो प्रोग्राम अगर आप बनाओगे तो प्रोग्राम बनाते समय भी आपको प्रोग्राम को पहला स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, जब तक उसका प्रोग्राम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, वो स्टेप हम लोग बनाते हैं और हर एक स्टेप को फॉलो करके उस प्रोग्राम का क्या निकालते हैं, रिजल्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम इज जस्ट लाइक नॉर्मल लाइफ में जो आपको काम होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, प्रोग्रामिंग। जैसे अभी तो प्रोग्रामिंग आपने नहीं किया है, जैसे मैं एक प्रोग्राम दे दूंगा और कहूंगा कि एक सीमेज कॉलेज वर्ड लीजिए सेंटेंस और उस पर काउंट कीजिए कि कितना नंबर ऑफ लेटर्स है। तो इसके लिए पहला स्टेप होगा, पहला क्या करेंगे, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, जब तक कि आपको आउटपुट नहीं होगा वो स्टेप हम लोग फॉलो करते जाए। तो वही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक, यानी कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन सा टेक्निक अपना। और कहे थे कि फोकस आप रखेंगे, पहला लैंग्वेज आपका। तो चलिए आते हैं फिर, ये सब डिस्कस कर दिया था मैंने कि सिलेबस क्या होगा, ठीक है। और ये भी बताया था कि व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो चीज बताया था ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो क्यू बेसिक का भी आपका क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर क्यू बेसिक का प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे, सेव करेंगे और फिर क्या करेंगे, रन करेंगे। उसको क्या होता है, रन करना और क्या करना, एग्जीक्यूट करना, यानी कि जिसके लिए बनाया है उससे रिलेटेड उसका आउटपुट आए। क्लियर है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल पार्ट है इसका, वो आप फंडामेंटल में भी पढ़ेंगे, FIT में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दोनों चीज, मोबाइल ऑपरेट मत करो, स्क्रीन पर आ रहा है तो यहाँ पर फोकस करो, है ना, ठीक है, इसको बंद रखो। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या इस चीजों के बारे में पहले से आपने पढ़ा है, लो लेवल एंड हाई लेवल? नहीं। तो आइए पढ़ते हैं कैसे काम करता है। जैसे पहले जब आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा फंडामेंटल, तो पहले जब कंप्यूटर आया था तो सारा कंप्यूटर पर काम कैसे होता था, लो लेवल। किसमें होता था, लो लेवल। अभी जो कंप्यूटर पर हम लोग काम करते हैं वो किसमें करते हैं, हाई लेवल। तो पहले समझना है कि लो लेवल क्या है और हाई लेवल क्या है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है ना, तो और कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर किस तरह के लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी। बाइनरी तो सब जानते होंगे, यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। जब नया नया कंप्यूटर आया था, जब पहले आया था नया नया, क्या अभी भी कंप्यूटर, तो नया नया जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर तो 0 1 समझता था। जिसको कंप्यूटर चलाना होता था उसको भी क्या सीखना पड़ता था, यानी कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर जानता ही था, बाइनरी पर काम करता था, उसके साथ साथ यूजर भी बाइनरी पर काम करता था। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर पर लिखना है सीमेज कॉलेज, तो भी आपको सीमेज कॉलेज नहीं लिखना है, अभी आप आराम से सीमेज कॉलेज टाइप करके लिख देते हैं, टाइप है ना, कीबोर्ड से। बट पहले सीमेज कॉलेज को आपको 0 1 के फॉर्मेट में क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, है ना। तो ये था आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग देखिए, लो लेवल लैंग्वेज इज, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, मतलब 0 और 1। द प्रोसेसर रन लो लेवल प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इस भाषा को अभी आप नहीं समझेंगे, हम अपने तरीके से इसको समझा देते हैं। जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ क्या यूज होता था, 0 और 1।
अब आपने 0 और 1 कैसे होता था ये आप पढ़ेंगे फंडामेंटल में कि 90 अगर एक नंबर है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, 0 1 में। तो कन्वर्ट करने वाला कभी सीखे हैं कि कैसे बाइनरी में? कुछ तो सीखे होंगे फंडामेंटल के क्लास में, अगर नहीं भी सीखे होंगे तो फंडामेंटल के क्लास में बताया जाएगा कि हम लोग कोई भी नंबर को कैसे 0 और 1 में कन्वर्ट, यानी कि एक नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे। तो सपोज अगर जिस समय कंप्यूटर चला था, नया नया कंप्यूटर बना था, उस समय अगर हमको ऐड करना रहता 10 और 20, तो अभी आप क्या लिखते हो, 10 प्लस 20 आराम से लिख देते हो। लेकिन उस समय आपको हर एक का क्या लिखना पड़ता, बाइनरी, यानी 10 का बाइनरी किसी को पता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 10? नहीं पता? 1 0 1 0, ठीक है, ये 10 का बाइनरी होता है। ये बाइनरी सिखाया जाएगा आप, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करके 1 0 एंड 1 0। और 20 का बाइनरी कितना होता है, आपको अगर याद नहीं ना हो तो आपको देखिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ये दैट इज नॉट माय पार्ट, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ बाइनरी कैसे चेंज होता है। बाइनरी मतलब क्या होता है, यूनरी होता है एक वर्ड, ये वर्ड यूनरी होता है। यूनरी मतलब, बाइनरी मतलब, टर्नरी मतलब 3। तो बाइनरी 2 का, यानी 2 का पावर चलता है, 2 टू द पावर 0 क्या होगा, 1। 1 के बाद 2 टू द पावर 1 क्या होगा, 2। 2 के बाद 2 टू द पावर 2 क्या हो गया, यानी देखिए कैसे किसी का बाइनरी निकालना है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। 1 2 के बाद क्या होगा, 4। 4 के बाद क्या होगा, 8। 8 के बाद क्या होगा, 16 के बाद, 32 के बाद, 64 के बाद 128, ऐसे सो ऑन चलेगा, फिर 256, फिर 512, 512, इस तरह चलेगा। अब कैसे बाइनरी निकलता है मैं बता रहा हूँ। कितने का बाइनरी निकालना है, 20 का। तो आप क्या कीजिए, 20 का बाइनरी निकालना है तो आप क्या कीजिए कि 1 से शुरू करेंगे, 1 2 4 8 एंड 16। 20 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 16 के बाद अगला टर्म क्या होगा, 32। जो निकालना है उससे आगे नहीं जाना है। अब इसमें से क्या क्या जोड़ेंगे कि 20 आएगा, क्या क्या जोड़ेंगे, 16 और 4। तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके सामने क्या लिख देना है, 1। 1 हो गया, और बाकी जगह पर क्या पुट कर देना है, यानी इसकी बाइनरी होगी 1 0 1 0 0 0। अब इतना लोग जानता तब कंप्यूटर पहले यूज करता, क्लियर है ना? तो कंप्यूटर क्या सब लोग यूज कर सकते थे, नहीं ना। जिनको मशीन लैंग्वेज, बाइनरी को ही क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए कि मशीन ही समझता है। तो जिनको मशीन लैंग्वेज आता था वही यूज करते थे, ठीक है। अब कहिए कि सर नंबर का तो बाइनरी हो जाता है, लेकिन लेटर्स का बाइनरी कैसे होगा, एबीसीडी का बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये भी आपने हो सके पढ़ा होगा, आस्की वैल्यू। कोई पढ़ा है आस्की वैल्यू? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी फंडामेंटल का, थोड़ा पॉइंट भी डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा नेट वेट पर जाके पढ़िएगा भी। ASCII, हालांकि ये फंडामेंटल में आपकी पढ़ाई होगी बेसिक चीज में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि जितना भी अल्फाबेट लेटर है, चाहे वो ABCD हो या स्पेशल सिंबल हो, स्पेशल सिंबल कहने का मतलब $@ यानी अल्फाबेट और डिजिट छोड़ के सबका आस्की वैल्यू होता है। तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है, कोई बता सकता है, 97। क्या होता है, और 65 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः चलता है, यानी 66 किसका होगा, कैपिटल बी का। जेड का क्या होगा, कैपिटल जेड का, बताओ क्या होगा, 90। 90। क्या आएगा, 90 आएगा। क्लियर है ना? 65 तो ऑलरेडी है ना, 24 ही जोड़ेंगे ना, नहीं 25 सही सही, 91 91 है, 25 जोड़ना है, एंड 97 है तो क्या आएगा, मेरे को भी गड़बड़ा दे रहा है,
कैपिटल जेड की 90 होगी, क्या होगी 90 होगी, एंड स्मॉल जेड का क्या होगा 122. समझ गए। उसी तरह सबका आस्की वैल्यू होता है और हर एक का बाइनरी होता है। तो पहले कंप्यूटर वही लोग चलाते जिनको बाइनरी लैंग्वेज की नॉलेज थी। तो क्या कंप्यूटर सबके पहुंच की बात है, बस की बात है। तो क्या होगा कि उसको कहते हैं हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हुआ कि कंप्यूटर का विस्तार होने लगा तो मशीन लैंग्वेज की कंप्यूटर और लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग उसको यूज कर सके, कुछ ऐसा टेक्निक अपनाया जाए जिससे यूजर को मैनिपुलेट, यूजर को कंप्यूटर को हैंडल करने में या यूज करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे ह्यूमन रीडेबल, जिसको ह्यूमन आसानी से रीड कर सके। तो क्या बनाया गया, कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। क्या आया, पहले था मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी था, उसके बाद क्या बनाया गया, असेंबली। अब असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारा वर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ड। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कंप्यूटर का जो इनिशियल यूज था वो किसके लिए था, क्या पर्पस के लिए था, कैलकुलेशन के लिए। किसके पर्पस के लिए था, और अभी आप जानते हैं कि क्या नहीं इसका यूज है। तो पहले कैलकुलेशन था, यानी कि वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कट, कॉपी, पेस्ट, बेसिक चीजें होता था, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब क्या किया कि जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उससे रिलेटेड वर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ड। यानी कि ऐसे वर्ड बनाया गया, ऐड, ठीक है, सब, ऐड से क्या होगा, सब से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद बनाया गया आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका और भी कॉपी करना है, एक जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं ना। मूव मतलब क्या, कट करना, ठीक है। उसके बाद पेस्ट। इसी तरह आपको हजारों वर्ड बनाया गया, और ये किस लैंग्वेज में बनाया गया, असेंबली लैंग्वेज, है ना। और इसी वर्ड को कहते हैं हम लोग निमोनिक्स कोड। क्या बोलते हैं, ये सारा मेरा डिफिनीशन में आपको लिखा हुआ होगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा इस पे, अभी तो मशीन ही है, असेंबली में आते हैं। असेंबली में, ठीक है। अब असेंबली में देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ऐड, क्या है, सब, मल्ट, डी, और क्या है, इक्वल्स। इस तरह के वर्ड्स बहुत सारा बनाएंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स वर्ड। नेमोनिक्स का स्पेलिंग होता है MNE, नेमोनिक्स, MO, है ना, ठीक है, यानी एम साइलेंट होता है। तो कभी भी पूछता है कि नेमोनिक्स कोड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि नेमोनिक्स कोड क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के यूज को आसान बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बनाया गया। उसी सेट ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स कोड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज में कैसे, ये तो आपका हो गया कि बाइनरी लैंग्वेज में हमको ऐड करने के लिए ऐसे लिखते थे। अब असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिखने लगे, ऐड 10 है तो 10 ही लिखे, 10 एंड 20। तो अब यहां पर देखिए इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये हो गया मशीन में और ये हो गया असेंबली। दोनों में कौन आसान हुआ, असेंबली, यानी कि थोड़ा सा आसान हो गया। ये तो पूरा 0 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं था, ये थोड़ा यूजर को प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर इस तरह की चीजें बन गई तो असेंबली कुछ कंप्यूटर को यूज करने में क्या बना दिया, आसान बना दिया, कि नॉर्मल भी यूज कर सके। क्लियर है, समझ गए। तो ये बना आपको असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में आपको क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज किसके आसानी के लिए बनाया गया, यूजर के कि कंप्यूटर के, यूजर के। तो यूजर तो अब आज क्या यूज करेगा, असेंबली लैंग्वेज, बट कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर हमेशा क्या सीखेगा, मशीन।
यानी कि हम यहां से इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, असेंबली में, और कंप्यूटर क्या समझ रहा है, मशीन में। तो मेरे इंस्ट्रक्शन को, मेरे इनपुट को कंप्यूटर कैसे समझेगा, क्या यूज होगा, ट्रांसलेटर। मैं बता देना चाहता हूं कि ये उसी तरह है कि जैसे आप हिंदी जानते हो और आपको एक फ्रेंच आदमी से क्या करना है, बात करना है, तो कैसे कम्युनिकेट हो गया, ट्रांसलेटर होगा जो दोनों चीजों को जानता है ना, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मेरे हिंदी को ट्रांसलेट फ्रेंच में करेगा और उसके फ्रेंच को ट्रांसलेट करके फिर हिंदी में देगा। तब मैं या आप लोग फ्रेंच आदमी से क्या होंगे, कम्युनिकेट होंगे। तो यहां पर ही आया आपको ट्रांसलेटर का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, असेंबली पर पहुंच गए। कंप्यूटर क्या है, मशीन, यानी कि एक ऐसा ट्रांसलेटर हो जो असेंबली को किसमें चेंज करे, और मशीन को फिर किसमें कन्वर्ट करे, असेंबली। तो उस ट्रांसलेटर को हम लोग कहते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं, यानी कि अगर आपको डिफाइन करना हो जाएगा कि व्हाट इज असेंबलर, तो असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड देन आफ्टर वाइस वर्सा। ऐसे भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब इस लाइन का क्या, अपोजिट, यानी असेंबली टू मशीन एंड मशीन टू असेंबली लैंग्वेज। समझ रहे हैं, ये आगे डिफिनीशन सारा हम इसमें दिए हुए हैं। तो ये दोनों था मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि दो ही लैंग्वेज है, लो एंड हाई। तो लो में कौन कौन आ गया, मशीन एंड असेंबली, और हाई में तो हाई है, हाई की भी बात नहीं कर। तो अब देखिए, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूंगा, इतना मैंने पढ़ाया, मैं आपसे पूछूंगा कि कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का, अगर यूजर मशीन लैंग्वेज यूज करता है या असेंबली लैंग्वेज यूज करता है, दोनों में से किसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, मशीन का। असेंबली में हम टाइप तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट किसमें करेगा, क्योंकि असेंबली में हम करेंगे तो वो ट्रांसलेट करेगा तब जाकर, तो कुछ तो टाइम लेगा। लेकिन मशीन का एग्जीक्यूशन, मशीन में हम दिए टाइप, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, वो तुरंत, अगर वो भी फ्रेंच जान रहा है, हम भी फ्रेंच जान रहा है, तो बातचीत क्या होगी, तेज ना। तो यहाँ पर ये जो एडवांटेज लिखा हुआ है ना, पहला स्लाइड पिछले वाला स्लाइड का है, यानी कि ये जो एडवांटेज आप देख रहे हैं, ये है आपको मशीन लैंग्वेज का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स एग्जीक्यूशन इज किसका, मशीन का। इट इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्राम, यानी कि पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अभी भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कीजिएगा ना, तो इसमें आपको कोडिंग करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। क्या कुछ पूछ रहे हो क्या, हाँ। एकदम मशीन नहीं आता, ट्रांसलेटर है ही नहीं था, है ना। अब है डिसएडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज में, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑब्वियसली हमारे तो डिफिकल्ट है ना। डिबगिंग इज कॉम्प्लेक्स, डिबगिंग समझते हैं क्या होता है, हाँ बग समझते हैं। बग कहते हैं स्मॉलेस्ट एरर को। प्रोग्राम जब आप बनाइएगा तो छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा सा एक गलती हो जाता है, जिसके चलते प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, उस बग को हटाने को क्या कहते हैं, डिबग। और इसलिए जब मेरे को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है, तो कहीं पर अगर बग होगा तो उसको डिबग करने में भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ये समझ रहे हैं। अब आते हैं असेंबली का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, देख लीजिए। असेंबली का एडवांटेज है इट इज यूज्ड टू डेवलप सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि एक तो यहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ, है ना। कौन कौन सा असेंबली में डेवलप हुआ, सी। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर समझिएगा बात को, कि जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कोई दुकान पर सॉफ्टवेयर बना के चल रहा है, कोई मेडिकल शॉप में गए, वहां देखिए कि सारा कंप्यूटराइज काम हो रहा है, भी कंप्यूटराइज निकल रहा है। तो उसके लिए आप पूछोगे कि भाई ये किस लैंग्वेज का यूज किए हो, जावा का यूज किए हो, VB का यूज किए हो, या कोई और लैंग्वेज का यूज किए हुए। लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर में। लेकिन जावा खुद एक सॉफ्टवेयर है
तो दूसरा सॉफ्टवेयर को बनाता है, पर जावा भी तो किसी को यूज करके बनाया गया होगा, ये भी तो होगा। तो जावा ये सब किस लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है? सी का भी यूज हुआ है, और सी किस लैंग्वेज को? असेंबली का। यानी कि देखिए जावा बनाने में कितना टफ काम है, क्योंकि उसके थ्रू सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन उसको भी बनाया गया होगा तो किस तरह का? असेंबली का, है ना। तो असेंबली लैंग्वेज में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है? सी को, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, कबोल, बेसिक, आपका वाला बेसिक। पहला बेसिक के बारे में थोड़ा बताएंगे कि पहले बेसिक ही नाम था, उसके बाद क्यू जुड़ गया, मतलब क्विक, ठीक है। तो और अलगोल, ये सब लैंग्वेज है जिसमें अभी जो यूज होता है वो आपको ये 4 लैंग्वेज यूज हो रहा है, सी, सी प्लस प्लस, जावा और क्लियर है। तो ये किसमें हो गया? एडवांटेज किसका है ये? असेंबली लैंग्वेज का। पीछे समझ रहे हैं ना। उसके बाद है दूसरा, इट इज इजी टू लर्न ड्यू टू नेमोनिक्स। नेमोनिक्स के कारण इसको लर्न करना क्या है? इजी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, और निमोनिक्स आप समझ गए कि निमोनिक्स किसको कहते हैं। चलिए, डिसएडवांटेज क्या है? एक डिसएडवांटेज अगर बोले तो आप क्या बोलिएगा बिना देखे? इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ता है, और उस ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब है उसके बाद जो आया लैंग्वेज, है ना, जो कंप्यूटर को सारे लोगों के पास पहुंच जाए। यानी कि ऐसा कुछ लैंग्वेज हो जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, वैसे ही ऐसा कुछ हो कि कंप्यूटर में हम लोग टाइप करें, तो वो क्या हो गया? हाई लेवल है। क्या हो गया? और अभी जो हम लोग यूज करते हो क्या करते हैं? यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL भी कहते हैं, इज जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश में टाइप करके हो सीमेज कॉलेज लिखना है कॉपी पर, उसी तरह आप कंप्यूटर में भी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन है, हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइन्ड फॉर डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर को आप यूज करने में क्या हो? आसानी हो, इजी हो। एंड वेबसाइट, अब इसलिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं, है ना। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब इस बात पर हम आते हैं। अब यूजर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, है ना, चीजों को आसान बनाने के लिए कहां पर पहुंच गया? हाई लेवल लैंग्वेज। कहां पर पहुंच गया? हाई लेवल। लेकिन कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर हमेशा क्या समझेगा? लो लेवल लैंग्वेज। लो नहीं बोलना है, लो में भी कौन? मशीन। तो मशीन बोलेंगे, लो मतलब दोनों हो जाता है, असेंबली और, तो आपको मशीन बोलना है। तो यहाँ पर भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ प्रोविजन होगा, उस प्रोविजन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? है ना। तो यहाँ पर 2 ट्रांसलेटर आया हाई को किसमें चेंज करने के लिए? मशीन में। एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। तो वही चीज लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 ट्रांसलेटर होगा, कंपाइलर और। तो अगर आपसे अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ट्रांसलेटर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, तो आप जवाब दे सकते हो ट्रांसलेटर क्या है एंड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक असेंबलर और एक कंपाइलर और compiler and interpreter both are used to change high level language into machine level and machine language into। अब आगे जाके ये भी बताएंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही काम करता है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बट ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। और जितना भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे सब किसमें करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसलेटर होगा ही होगा ना। अच्छा, कभी आपने किया है कि सबने सोचा होगा कि MS वर्ड मेरे में नहीं है, उसके लिए आप क्या इंस्टॉल करते हो? MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तभी ना MS वर्ड होता है, ठीक है। तो कोई भी आप यूज करना रहता है सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर कभी सुने हो कि मेरे में ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं?
लेकिन ट्रांसलेटर तो सॉफ्टवेयर है, वो तो होता है। तो कब होता है, कब इंस्टॉल होता है? ओएस के साथ। यानी कि अच्छे, सबसे पहले जब आप सिस्टम खरीदते हो, सिस्टम घर में लाते हो, तो एक बॉक्स है एक तरह से, सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन डालते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो जान ही रहा है कि ट्रांसलेटर के बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या देता है, साथ इनबिल्ट रहता है ट्रांसलेटर, अलग से आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज का डाल रहे हैं, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज में क्या क्या इंक्लूड रहता है जो अलग से हमको नहीं डालना रहता है? एक तो ट्रांसलेटर हो गया जो नहीं डालना है, दूसरा नोटपैड हम लोग अलग से डालते हैं क्या? वो भी इनबिल्ट होता है, वर्डपैड भी इनबिल्ट होता है, पेंट भी होता है, ताश वाला गेम भी होता है, बहुत सारा गेम्स भी होता है। उसी तरह ट्रांसलेटर आपको ओएस के साथ क्या होता है, इनबिल्ट होता है। क्लियर है? उसको अलग से सॉफ्टवेयर आपको डालने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो ये हो गया आपको 3 लैंग्वेज। तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आपका आ गया, इसको क्लियर कर देते हैं। और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये जहां पर कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज। तुम लोग तुरंत कंफ्यूज होने लगता है। दैट इज ए हाई लेवल, दैट इज ए मशीन, दैट इज ए, और ऐड किस तरह, ऐड को किस तरह का कोड कहते हैं? नेमोनिक्स कोड। क्लियर है? चलिए आइए, तो आपका हो गया लो लेवल प्रोग्राम। दो तरह के मैंने बताया कि आपका दो तरह के, लो एंड हाई। लो में आपका आ गया मशीन एंड असेंबली, एंड हाई में आपका एक सिंबल क्या आ गया, सिंगल क्या आ गया, असेंबली। अब एडवांटेज मैं समझा दे रहा हूं। मेन एडवांटेज क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। आसान है हम लोग को यूज करना, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड्स पाइथन, है ना, ये सब हाई लेवल है। क्यू बेसिक जो आपको पढ़ना है, जावा, जावास्क्रिप्ट, इसमें हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो किसमें लिखना है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सी के बाद कौन सा सिंबल है? सी शार्प पढ़ेंगे। सिंबल है बट इसको क्या पढ़ते हैं? सी शार्प भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, ये सब है। टाइम टेकन इज लेस। टाइम टेकन का क्या, टाइम टेकन कहिए सर, ये तो थोड़ा सा मशीन से ज्यादा टाइम टेकन होगा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। बट टाइम टेकन यानी कि हम लोग को कोडिंग करने में क्या होगा? इजी होगा ना, तो हमारे हिसाब से इसमें लेस टाइमिंग लगेगा। उसके बाद है डिबगिंग इज फास्ट, ठीक है। तो ये सारा इसका एडवांटेज है जो आप जानते हैं। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसके बिना काम, लेकिन एक डिसएडवांटेज निकालना होगा तो निकाल सकते हैं कि इसमें क्या करता है? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ता है। और ट्रांसलेटर, कौन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा? कंपाइलर और, समझ गए? किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ पूछ। प्ले स्टोर एक, जैसे ओएस जो है वो कहीं पर प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, आप या तो मार्केट से लेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए क्या करेंगे? पे करेंगे। तो दो तरह से हम लोग यूज करते हैं, या तो हम लोग पे करके यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं? पायरेटेड यूज। तो उसके लिए है कि आपको, या अगर आपको है तो ऑनलाइन भी आपके लिए क्या हो जाएगा? अवेलेबल। यहाँ पर इस तरह नहीं है कि यहाँ पर एक, जैसे प्ले स्टोर एक दिया हुआ है जहां पर आपको हर एक तरह के क्या मिल जाए? ऐप मिल जाए, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर उस तरह के नहीं। हाँ, वेबसाइट पर कह देगा कि मेरे वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसके लिए पे करना। क्लियर है? तो इतना चीज हम लोग समझ गए। अब समझते हैं हम लोग क्या? ट्रांसलेटर। क्या समझते हैं? ट्रांसलेटर समझते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर में आपका कितने तरह के ट्रांसलेटर होता है? 3 तरह के। कौन कौन? ठीक है। अब दो ट्रांसलेटर का सेम काम है, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या समझ, जानिए क्या होता है। जैसे
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी यूज कीजिएगा तो या तो वो कंपाइलर को सपोर्ट करता है या फिर इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग क्यू बेसिक पढ़ेंगे तो क्यू बेसिक इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है ना, दोनों चीज है। जावा पढ़ेंगे तो वो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों को करता है। सी होता है सिर्फ कंपाइलर को करता है, पाइथन इंटरप्रेटर को करता है। तो अभी जाना नहीं हम लोग उतना, हम लोग को समझना है कि क्यू बेसिक सिर्फ किसको करता है, इंटरप्रेटर को करता है। अब क्या होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है कंपाइलर, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे आपको अगर हम देंगे प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम आप समझ रहे हैं, जैसे मैं दूंगा कि राइट, ऐसे क्वेश्चन देंगे, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, यानी कि एक प्रोग्राम लिखिए जो 2 नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो उसके लिए आप ऐसे प्रोग्राम लिखोगे, a = 10, एक वेरिएबल ले लेंगे, एंड b = 20, कुछ भी ले लेंगे, वैल्यू कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद c = a+, ठीक है। अब जब तक आप प्रिंट नहीं कराओगे तब तक आउटपुट नहीं दो। देखो ये तो इंटरनली काम करेगा ये सब, तो आप लिखोगे प्रिंट, क्योंकि मेरा रिजल्ट किस में है, आउटपुट सी में है। तो ये आपका कोड होगा। ये आप किस लैंग्वेज में लिखे हैं, हाई लेवल, कंफ्यूज मत, ये लिखे हैं आप हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रोग्राम लिखने के बाद ना एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। तो रन करते हैं तो ये जाएगा कंप्यूटर के अंदर। अब ये क्यू बेसिक का प्रोग्राम है तो यहाँ पर इंटरप्रेटर सपोर्ट करेगा, यानी कि इस कोड को किस में चेंज करेगा, मशीन में, इंटरप्रेटर के थ्रू। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को मशीन में चेंज करता है, यानी कि पहला लाइन आपको लिखे, है ना, उसके बाद दूसरा लाइन, उसके बाद तीसरा लाइन, उसके बाद, यानी कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को मशीन में चेंज करता है और कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार मशीन में चेंज कर देता है। पहले तो बेसिक ये समझिएगा, पहला डिफरेंस, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड कंपाइलर पूरे एक ही बार पूरे प्रोग्राम को। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो आउटपुट कब आएगा, जब प्रोग्राम एकदम आपका सही सही होगा तभी आउटपुट आएगा। अगर कोई भी माइनर मिस्टेक होगा तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। और मैंने बताया ही था कि हर एक प्रोग्राम का ना सिंटैक्स होता है। अभी तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम जब एक्चुअल क्यू बेसिक में लिखिएगा तो वहां पर सिंटैक्स होगा कि यहाँ पर कॉमा देना है, यहाँ पर सेमीकोलन देना है, यहाँ पर डैश देना है। तो डैश भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपको क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में समझिएगा, जैसे सपोज में इस लाइन में एरर है, ये लाइन कौन सा लाइन है, थर्ड लाइन में एरर है। तो अगर कंपाइलर होगा तो पहला लाइन, अगर इंटरप्रेटर होगा तो पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा और तीसरा लाइन का आउटपुट, क्योंकि यहां पर क्या है, एरर है, ठीक है। जब तक एरर सुधारेंगे नहीं तब तक आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। लेकिन कंपाइलर में क्या है कि पूरे को एक साथ कन्वर्ट करता है, यानी कि वो मतलब जहां एरर है उसके पहले वाला का भी आउटपुट नहीं देगा। वो जब तक सुधर नहीं जाए तब तक कोई आउटपुट नहीं देगा। अब जैसे कहिएगा कि सर इसमें तो आउटपुट देगा नहीं, आउटपुट तो खाली ये लाइन देगा, जो प्रिंट रहता है वही क्या देता है, बाकी तो इंटरनली। लेकिन मैं एक ऐसे कर दे रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रिंट ए, खाली प्रिंट का यूज करते हैं, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी, ठीक है, प्रिंट सी। अब क्या है ना, कुछ रूल्स है जो हर एक लाइन के लास्ट में कॉमा देना है ना, हर एक स्टेटमेंट या लाइन के लास्ट में। प्रोग्राम में ना लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये सब वर्ड अगर आते जाए तो आप समझते जाइएगा कि इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हर एक लाइन के लास्ट में स्टेटमेंट है। अब क्या होगा कि इंटरप्रेटर से अगर रन कराएंगे तो आपको आउटपुट देगा ए दे देगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपको एरर होगा। एक और मैं ले लेता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पर एरर होगा, यानी फिर यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप।
क्लियर है? लेकिन अगर ये कंपाइलर होगा तो ये पूरे प्रोग्राम को लेकर चलता है, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जब तक उसको आप सही नहीं करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और, ठीक है, कंपाइलर होल प्रोग्राम एट द टाइम, है ना, एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्यू बेसिक आपको किसको सपोर्ट करता है? इंटरप्रेटर। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया ट्रांसलेटर। कंपाइलर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल हाई लेवल सोर्स कोड। अब पूछिए भी कि सोर्स कोड क्या होता है सर? सोर्स कोड किसको कहते हैं? कोडिंग को ही क्या बोलते हैं? जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर का कोडिंग होगा ना, है ना, वही कोडिंग क्या हो गया? सोर्स कोड। क्योंकि उसी कोडिंग का आउटपुट क्या है? जो आपको दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो क्या है? आउटपुट है। लेकिन सोर्स कहाँ है? जो कोडिंग करके लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम जो करते हैं वही क्या होता है? सोर्स कोड होता है। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिएगा सोर्स कोड। फिर उसको क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, तब वो किस कोड में चेंज होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो ये सब वर्ड आप फिक्स समझिएगा। ये क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी लैंग्वेज, ऑल आर सेम। समझ गए? तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, जो सोर्स कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ठीक है, समझ गए? दैट इज यूज ऑफ कंपाइलर। एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर देखिए इसमें कितना एरो देखिए है, यानी हर एक लाइन आपका लाइन बाय लाइन करेगा, और यहाँ पर एरर है तो स्टॉप स्टॉप कर देगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद भी हो सकता है। तो ये होता है लाइन बाय लाइन आपको चेंज करना। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर एबल टू रीड, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, यानी एक लाइन एट ए टाइम, फ्रॉम ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड कर लीजिए या मशीन कोड कर। ठीक है, द इंटरप्रेटर स्टॉप्स व्हेन ए लाइन ऑफ कोड इज रीच्ड दैट कंटेन्स एन एरर, यानी इंटरप्रेटर दो जगह रुकेगा, या तो स्टेटमेंट खत्म हो गया है या किसी स्टेटमेंट में एरर आता है। ठीक है, इंटरप्रेटर आर ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, they make debugging easier and each line of code is analyzed and checked before execution। इंटरप्रेटर थोड़ा आसान होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जहां पर रुकता है, जहां पर एरर देता है, तो एरर फाइंड आउट करने में आसानी होता है। क्योंकि तीसरा लाइन में अगर एरर है तो पहले दो का आउटपुट आ गया तो मेरे दिमाग में आ जाता है ये दोनों लाइन में आउटपुट एरर नहीं है, जहां रुका हुआ है वहां भी लाइन में एरर होगा। तो इंटरप्रेटर में एरर फाइंड आउट करना आसान होता है, कंपाइलर में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल 400 लाइन का प्रोग्राम है और पूरा कन्वर्ट किया है, तो अब किस लाइन में एरर होता है, बट लाइन वो भी बताता है आपको आउटपुट। तीसरा लाइन में एरर है तो आउटपुट आपको पहला दूसरा का नहीं देगा, बट ये जरूर बताएगा कि आपको तीसरे लाइन में एरर है ना। तो ये चीजें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ गए। और असेंबलर तो अकेला है, असेंबलर आप समझ रहे हैं असेंबलर का क्या है। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक पार्ट जो भी मैंने बताया है, दैट्स ऑल आर असेंबलर, जो भी मैंने बताया है ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में भी बताया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल का ही पार्ट है और मेरा पीएलडीटी में भी ये है, शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से, तो इसकी जरूरत है। अब आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वन वे नहीं ना होगा, सिर्फ हम ही बोलते जाएं और चीजों को आप समझे, और नहीं समझ में आए तो पूछे, है ना, पूछ सकते हैं। अभी टाइम है हम लोग पास, तो पूछिए, किसी को और प्रॉब्लम है यहाँ पर? हाँ पूछो, एक एक करके। कौन इंटरप्रेटर है? कन्वीनियंट नहीं बोल सकते हो,
कन्वीनियंट अपना अपना, जैसे उसमें भी तो बोले कि वो लाइन बता देगा कि किस लाइन में आपका एरर है। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशन किसका फास्ट होगा? कंपाइलर का। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को मशीन में कन्वर्ट करता है। तो देखो, अब ये भी बात नहीं कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट और स्लो इसलिए थोड़ा सा ये बात हो जाती है कि यहाँ पर रैम रोम पर भी डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि मशीन में हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन स्लो होगा। रैम बढ़ा तो बहुत सारा तरकीब है हार्डवेयर के जरिए जिसका एग्जीक्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। आप कुछ इधर से कोई था पूछ रहा था, पूछ रही थी। हाँ तू पूछो तो। असेंबलर, रिपीट करें। असेंबलर का यूज है असेंबली लैंग्वेज को मशीन में यानी ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर। तो हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे वो असेंबली में नहीं करेंगे, हम लोग प्रोग्राम किस में करेंगे? लेकिन अभी भी असेंबली का प्रोग्राम होता है ना। जब आपको हार्डवेयर लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना होगा यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहां पर असेंबली आपको सीखना पड़ता है। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट, हमने बोला ना कि अगर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में कि आपको रोबोटिक्स बनाना है, तो वो सब में आपको अभी भी असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है। सेंसर बनाना है ना, जितना भी हार्डवेयर लेवल का प्रोग्राम, कैसे सेंसर समझ जाता है, तो सेंसर ये सब बनाना है, उसका सॉफ्टवेयर बनाना है, अभी भी असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है। लेकिन थोड़ा टफ होता है, मशीन और असेंबली दोनों का यूज होता है, लेकिन हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन है किसी का? फोरट्रान एक पुराना लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए यूज होता था, यानी पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता था, उसके लिए ये लैंग्वेज बनाया गया था, खास करके मैथ्स के लिए। जो अब यूज नहीं होता है क्योंकि अब हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में सारा काम करते हैं। असेंबली में इसमें काम होता है, असेंबली। फोरट्रान हो गया, अलगोल हो गया, है ना, उसके बाद कोबोल हो गया, ये सब पुराना लैंग्वेज जो आउटडेटेड है, यूज नहीं होता है। ठीक है, क्यू बेसिक भी आपको उसी श्रेणी में है। क्यू बेसिक भी यूज नहीं होता है, अब क्या यूज होता है? विजुअल बेसिक। बट क्यू बेसिक से आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? चलिए, तो अब मेरा काम है कि यहाँ तक नोट्स हमने जहां तक पढ़ाया उसको आप राइट डाउन कर लेंगे, इसको पीडीएफ नहीं रखेंगे, पीडीएफ रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो प्रिंट आउट भी करोगे तो ठीक है, बट राइट डाउन करोगे तो कुछ समझ में लिखने की क्षमता मत हो, फिर क्या होगा ना कि एग्जाम में लिखाएगा नहीं। तो ये आप लिखेंगे। और ये भी बता दे रहे हैं, जब आप इसको राइट डाउन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितना हम लिखे हैं उतना ही चीज को राइट डाउन करना है। आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेट पर जाके भी खोज सकते हैं। अब आप बच्चे क्लास के नहीं है, अंडर 10 नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, हम जो क्लास में पढ़ा दिए वो दिमाग में तो चला गया है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सर का 2 लाइन अच्छा लग रहा है, 2 लाइन उसका अच्छा लग रहा है, तो 2 लाइन वो वाला उठा लेंगे। ऐसे आपको नोट्स बनाना होगा। ऐसा नहीं कि हम तो एक वे दे रहे हैं कि इसके बाद ये लिखना है, लेकिन डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी ऐड करके या कुछ ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब पिक्चर वगैरह बनाना है वो भी बना के लिख सकते हैं, बट लिखना है ना, इसको प्रिंट आउट नहीं करना है। तो मैं शेयर कर दूंगा और दोनों दिन के वीडियो भी शेयर कर देंगे। ठीक है।